नमस्कार। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आए हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से समझेंगे और इसमें बहुत सारी डेफिनेशन और क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य अल्पाधिकार या जो ओलिगोपोली की परिभाषा के अनुरूप है। तो ऑप्शन नंबर पहला है सिगरेट उद्योग, नाई की दुकान, बार्बर शॉप या गैसोलीन स्टेशन या गेहूं पैदा करने वाले किसान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिगरेट उद्योग। अब ये कैसे है? देखिए, पहले एक बार एक चीज़ समझ लीजिए, बाज़ार की जो वैसी स्थिति जिसमें फर्मों की संख्या इतनी कम होती है कि उनके बीच की निर्णय संबंधी पारस्परिक निर्भरता बनी रहती है और ये निकट की जो वस्तुएं हैं उसको उत्पादन करती है, जिसमें बाज़ार में जो प्रतियोगिता होती है, इन बाज़ारों को भी हम लोग अल्पाधिकार कहते हैं। तो जो इसका में जो सीमेंट या सिगरेट उद्योग है, ये इसका उदाहरण है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देखो, आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, ये उक्ति किसकी है? तो जब डिमांड होती है तो वो खुद ही जो है ना अपनी मांग पूरी कर लेती है। किसने बोला था? देखो कितने बार क्वेश्चन आया है। एडम स्मिथ ने बोला था, जेबी से ने बोला था, मार्शल ने बोला था या रिकार्डो ने बोला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जेबी ने। तो पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? किसी वस्तु का उत्पादन स्वयं ही अपनी उपयोगिता का सृजन करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है। देखो, थोड़े से कठिन क्वेश्चन हो गए, इकोनॉमी है। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है, तो समझने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझेंगे तो थोड़ा सा आएगा। देखो कितनी बार क्वेश्चन आते हैं ये सारे। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादों में विभेदन, किसी एक समय में एक जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न प्रकार का मूल्य, विक्रेता अधिक लेकिन खरीदार कम, किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, जो पूर्ण प्रतियोगिता यानी फुल कंपटीशन की मार्केट होती है, इसका उसको बोलते हैं किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ठीक है। तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझेंगे। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो बेचने वाले और ख़रीदार होते हैं, इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि ये अपने व्यवहार से जो कीमतों को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। जैसे समरूप एक समान की इकाइयाँ हो गई, बाजार जो दशाएँ इनका पूर्ण ज्ञान हो गया, फर्मों को उद्योग में प्रवेश एवं निष्कासन की स्वतंत्रता होगी या एक समान कीमत होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, लाभ अलाभ स्थिति का उत्पादन वह उत्पादन होता है जिसमें उत्पादक लाभ है या अलाभ है, ये स्थिति का जो उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे, केवल प्रचालन लागत की वसूली कर सकता है। दूसरा देखेंगे, कुल लागत की वसूली कर सकता है। या तीसरा देखेंगे, पिछली हानियों को मिटा सकता है, सामान्य लाभ कमा सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुल लागत की वसूली कर सकता है। ठीक है। जो ये देखो, अभी हुआ ऐसा कि अगर अल्पकाल में फर्म उत्पादन भी बंद कर दें तो उस जो दो स्थिर लागतें हैं वो तो उसको देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो कुल लागत आप वसूली कर सकते हो, तो जो कुछ स्थिर चीज़ें हैं, स्थिर लागतें, उनको तो आपको देना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे, संतुलन स्तर बिंदु निम्नलिखित में से क्या होता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो संतुलन स्तर बिंदु का मतलब क्या होता है? ये ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ना आपको लाभ होगा ना हानि होगा, तो इसको बोलते हैं संतुलन स्तर बिंदु। निम्नलिखित में से किस कारण से सीमांत प्रतिफल वर्तमान में प्रतिफल से हास्यमान प्रतिफल में बदल जाते हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा? परिवर्ती कारक के विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता। दूसरा है नियत लागतों में वृद्धि, नियोजित श्रमिकों की असमान दक्षता जब हमें इष्टतम उत्पादन से परे हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा परिवर्ती कारक की विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता। मतलब किसी वस्तु के उत्पादन में जो प्रयोग की जाने वाले सभी साधनों की मात्राओं को बढ़ाने या घटाने पर
उत्पादन स्तर में हुए परिवर्तन को पैमाने के द्वारा जो है ना इसको मापा जाता है। तो वही इसका मतलब हो गया, ये बोल रहा है कि जो परिवर्ती कारक के विभिन्न यूनिटों की असमान दक्षता होती है ना, वो ये बोला है वर्धमान प्रतिफल से असमान प्रतिफल में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक ऐसे कर्व बनता है इस तरीके का। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके इसको थोड़ा सा मापते हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे ये स्थिर रहता है और ये वर्धमान रहता है, यहाँ पे स्थिर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञात प्रचलन की अभिप्राय स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य की हानि निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला, उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन, फैशन में परिवर्तन या मांग में अचानक परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं तथा बाढ़ आदि। आंसर हो जाएगा उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन। जो फिक्स्ड एसेट होते हैं अपने, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, उनके मूल्य में हानि के कारण से उत्पादन तकनीक में परिवर्तन जो है ना देखने को मिलता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को आप पढ़िए और उसको समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें का अर्थ क्या होगा? यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें, इसका अर्थ क्या होगा? प्रत्येक वस्तु की उपेक्षा करना, प्रत्येक घटक को शामिल करना, अन्य सभी अपरिवर्तित वस्तुएं, प्रत्येक परिवर्तित वस्तु। देखो छोटा सा सवाल है लेकिन 2 बार आया हुआ है और भी आ चुका है 2-3 बार। तो अर्थशास्त्र में जो किसी नियम या मॉडल के सिद्धांत की व्याख्या जब करते हैं, तो अगर कोई ये बोले कि अन्य बातें पूर्ववत रहने का अर्थ क्या होता है, अर्थात अपरिवर्तित वस्तुएं से होता है। ठीक है, अन्य सभी वस्तुएं जो अपरिवर्तित वस्तुएं हैं। ठीक, यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूलक सुलभ हो तो क्या होगा? बाजार में प्रवेश की रोक व्यापक नहीं होती है, उत्पादक की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है, बड़े पैमाने के प्रचालन की दक्षता के कारण पूंजीगत आवश्यकता कम होती है, बाजार में प्रवेश की लागत में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना होती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि उसके द्वारा फर्म उत्पादित मात्रा बढ़ जाती है। देखो, किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूलक सुलभ हो, अगर परिमाण मूलक सुलभ की बात कर रहा है ना वो, तो आपको सीधा सीधा समझना चाहिए उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है। ठीक है, और फर्म द्वारा उत्पाद जब आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपने अपने आप चीज़ें सुलभ हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उसी मांग वक्र के साथ संचालन को क्या कहा जाता है? उसी मांग वक्र के साथ संचालन को कहते क्या है? मांग का विस्तार तथा संकुचन, मांग का बढ़ना और घटना, पूर्ति का संकुचन या पूर्ति का बढ़ना। तो बताइए, डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा पहला, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि एवं कमी होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी या मांग में संकुचन हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड हाई है तो उसका प्राइस भी हाई हो जाएगा, अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी कम हो जाएगा। मान लो एक ठेला वाला है, इसके पास इतने आलू हैं, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी बोलता है कि मुझे पूरे आलू चाहिए और मैं इसको मात्र 10 रुपये दूँगा। दूसरा आदमी आता है कि आलू मुझे भी चाहिए और मैं इसके 15 रुपये दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है? बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिमांड इसकी बढ़ रही है तो प्राइस इसका बढ़ रहा है, बस वही है। डिमांड बढ़ती है तो अब डिमांड बढ़ती है तो लोग और भी लोग, दूसरा ठेले वाला सोचेगा इतना महंगी चीज़ बिक रही है तो हम भी क्यों ना एक ठेला लगा लें, समझ रहे हो? तो बस इसके कर्व को ऐसे बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे जो है ना जो वस्तु की कीमत बनती है और इस तरीके से ये कर्व बनता है। ठीक, और यहाँ पे इस तरीके से ये लाइन में जाती है। थोड़ा सा मतलब अगर इस तरीके से समझेंगे तो आसान हो जाएगा, वैसे भी डायरेक्ट भी इसे समझ सकते हैं थ्योरी से। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं ओर पहली वाली कीमत तक पहुँच जाए तो मांग की मात्रा क्या होगा? देख लो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार, 4-5 बार तो यहीं आया हुआ है। देखो डिमांड जो है ना, डिमांड
जो परिवर्तन कारण जो वक्र है वो दाईं ओर, ठीक है। तो पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की मात्रा क्या होगा, क्या उसमें परिवर्तन होगा, तो ये होगा बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, किसी वस्तु की कीमत जब स्थिर रहती है तो उपभोक्ता की आय बढ़ती है, समझ रहे हो। मान लो ये चीज़ 10 रुपये की ही है और इसकी तुम्हारे जो इनकम है वो बढ़ती चली जा रही है, तो वस्तु की जो उपभोक्ता की मांग है वो तुम्हारी डिमांड वो इसकी ओर बढ़ेगी, ठीक है। तो ये जो वक्र है वक्र बोल रहा हूँ, तो ये जो कंज्यूमर है इसको अधिक खरीदेगा क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप इसको खरीदोगे और इसकी जो प्राइस है वो स्टेबल है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि पहली वाली कीमत पहुंच जाए तो मांग की मात्रा बढ़ जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी धीरे धीरे। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर समझेंगे, मान लो ये एक कार है और ये इसका प्राइस मान लो कि 5 लाख रुपए आज की डेट में, यानी कि 2022 में, और ये 5 लाख रुपए अगर 2030 में भी हो तो इसकी डिमांड बढ़ेगी ना, क्योंकि आज भी उतनी कीमत, तो उस टाइम तक तो लोगों की इनकम बहुत बढ़ गई होगी, तो यही पूछ रहा है, तो वो बढ़ जाता है। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो तो वस्तु होगी, ठीक है। तो अब बताना है आवश्यकता, विलासिता, घटिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन से अधिक हो तो मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है, ठीक। बस यही इसका मतलब हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यदि एक क्रेता एक हो और विक्रेता अनेक हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। अब देखो, एकाधिकार, एक क्रेताधिकार, अल्पाधिकार या द्विक्रेताधिकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक क्रेताधिकार। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जब एक क्रेता हो और विक्रेता अनेक हो, ठीक है। तो अब इसको बोलते हैं मोनोपोली, ठीक है। अब कोई भी एजेंसी हो, अब जहाँ एक आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि चीनी मिल एक ही होता है, जैसे एक चीनी मिल है ये, ठीक। और जो गन्ना खरीदता है बहुत सारे होते हैं और वो इसको सप्लाई करते हैं, तो बस खरीदने वाला ये एक है और इसके साथ में जो बाई प्रोडक्ट हैं वो बहुत सारे हैं, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से दाएं नीचे की ओर सीमांत उपयोगिता वक्र ढाल निम्नलिखित में से क्या दर्शाते हैं। पढ़िए ऑप्शन और उसका उत्तर दीजिए। जैसे सीमांत जो वक्र होता है वो इस तरीके से ऐसे जाता है, सीमांत उपयोगिता वक्र, और उपयोगिता होते है तो इसका आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता के साथ जो स्टॉक के बीच प्रतिलोम संबंध होता है उसी को दर्शाता है। संतुलन में पूर्णतः प्रतिस्पर्धी फर्म निम्नलिखित में से किसको समीकृत करेगा। देखो लग रहा है पता नहीं कहाँ आए होंगे, लेकिन ये सब एसएससी में आए हुए हैं सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत लागत में सीमांत लाभ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा इकोनॉमी के टफ भी क्वेश्चन होते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ी नहीं होती है, तो उसको समझना भी थोड़ा सा, हिंदी भी इसकी कठिन होती है। संतुलन एक ऐसी स्थिति है जिसमें, तो बताइए, संतुलन एक ऐसी स्थिति जिसमें तभी परिवर्तन हो सकता है जब किसी आंतरिक कारक में परिवर्तन होता है, ठीक है, याद रखना, 2 बार आया हुआ है। उद्यम योग्यता श्रम की एक विशेष किस्म, इसका मतलब क्या हुआ, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो। जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है, देखो जो उत्पादन प्रक्रिया की व्यवस्था करती है उद्यम योग्यता कहते हैं। जो जोखिम वहन करने की क्षमता को कहते हैं भूमि हो गई, पूंजी हो गई, श्रम के संयोग से उत्पादन जो है ना प्रक्रिया का निष्पादन किया जाता है, और तीनों कारक जो अगर चीज़ों को मिला दो तो उद्यमशीलता बोलते हैं। क्वेश्चन 18, अंतरण आय या विकल्प लागत को अन्यथा क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बोलते हैं विकल्प या अपॉर्चुनिटी लागत, ठीक है। याद रखना ये सब आए हुए क्वेश्चन है, इनको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आया ना हो एग्जाम में, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी वस्तु की मांग मुख्यतः किस पर निर्भर करती है, तो किसी वस्तु की जो मांग है
अगर डिमांड है तो किस पे निर्भर करेगी बताओ। ये तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई कर पे काम करता है। खरीदने की शक्ति जितनी, डिमांड किस पे डिपेंड कर देगी, सप्लाई कितनी है उसकी। अगर मार्केट में आलू की डिमांड अधिक है, ठीक है, डिमांड अधिक है, लोग ज़्यादा ग्राहक हैं आलू के, तो सप्लाई भी अधिक होगी ना। खरीदने की शक्ति कितनी होगी तो अधिक होगी ना। अगर चीनी की डिमांड है तो चीनी मिलों की भी जो सप्लाई करने जो बढ़ेंगी ना, तभी तो सप्लाई होगी उसकी। तो जो किसी चीज़ की मांग है यानी कि डिमांड किस पे निर्भर करेगी, उसके जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की शक्ति है, उस पर। क्वेश्चन नंबर 20, कीमतों में परिवर्तन के कारण अपने व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए किसी क्रेता या विक्रेता द्वारा की गई कार्रवाई को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। प्रतिरक्षा, सट्टा, अंतरपणन या बंधक ऋण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा। जब कीमतों में परिवर्तन होती है, व्यवसाय या परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए क्रेता द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसको प्रतिरक्षा बोलते हैं। हिंदी का एक वर्ड है ये, थोड़ा सा समझना इसको इकॉनमी में। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता क्या होती है, न्यूनतम होती है, बढ़ती है, घटती है। सीमांत उपयोगिता के संबंध में पूछ रहे हैं तो ये इसको बोलेंगे तीसरा, ये जो है ना अधिकतम होती है। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सीपीयू में आया हुआ है। थोड़ा सा इसको समझेंगे, ये 20-21 क्वेश्चन ही कराए हैं क्योंकि थोड़े से टफ क्वेश्चन पढ़ते हैं और थोड़ा सा इसकी थ्योरी को समझेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखेंगे तो ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर इसमें आप 10 से 12 भी क्वेश्चन सही कर पाए हो तो बहुत वेल एंड गुड है। मिलते हैं अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।